हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर कवर किया था कल, और हमने देखा था ढेर सारी चीज़ें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, किन किन एनिमल्स में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा था। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में देखा था। हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था जिसमें किडनी के पार्ट्स, किडनी की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, फिर हमने देखा था टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर करा था। आज के लेक्चर में हम लोग जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। तो बचे हुए टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन को कहते हैं यूरोपोएसिस। क्या कहते हैं? यूरोपोएसिस। तो जो यूरोपोएसिस है उसको हम लोग देखेंगे। हमें पता है यूरोपोएसिस में 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या है, तो इसके जो स्टेप्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम लोग अच्छे से पहले तीनों स्टेप को हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पिछले लेक्चर में हमने आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बताया था। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमने आपको बताया था कि जो ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी ही है ना, और उसके बाद जो बाउमैन कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स, और उन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंसेस है। इन तीनों को मिला के हमने कहा था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो भी चीज़, जैसे इसको अगर मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने एक ये बाउमैन कैप्सूल बना दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। और इसके बाद सपोज करिए कि मैंने ये पूरा एक नेफ्रॉन बना दिया। मैंने एक पूरा नेफ्रॉन बना दिया, मतलब सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है। मतलब बाउमैन कैप्सूल के बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, सब कुछ ये है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और जहाँ से यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद इसको हम यूरिन कहने लग जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बिकॉज एक कलेक्टिंग डक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन्स अटैच्ड होते हैं। Okay, that means one collecting duct is collected, or we can say one collecting duct is going to collect urine from 4000 nephrons. ठीक है, आपको पता है, देखिए बाउमैन कैप्सूल के पास यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है, और एफरेंट आर्टरियोल इज गोइंग टू ब्रेक इनटू फाइन कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। वो क्या है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी है। और एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है। डायमीटर की वजह से ही, इस डायमीटर की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जितना ब्लड आ रहा है उससे कम ब्लड जा रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अ प्रेशर। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ से जो ब्लड फिल्टर, ये एक्चुअली ब्लड है। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डायरेक्शन ये है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग अभी देखेंगे। क्या क्या फिल्टर होगा, क्या क्या नहीं फिल्टर होगा, ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दूसरी प्रोसेस, तो फर्स्ट प्रोसेस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसका डायरेक्शन ये है, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग हियर। ओके, एंड जो प्रेशर है उसकी वजह से ब्लड, अब यहाँ पे आने के बाद इसको हमने क्या नाम दे दिया? फिल्ट्रेट। ठीक है, अभी तक ये ब्लड था, अब यहाँ आने के बाद इसको हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट। आर यू गोइंग, आर यू, वी कैन से, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेट हो गया। अब क्या होगा, आपको मैंने बताया था इफरेंट आर्टरियोल इज गोइंग टू फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, वी कैन से जो इफरेंट आर्टरियोल है वो फर्दर डिवाइड होती है वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। जो पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, और जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है वो वासा रेक्टा है।
ठीक है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ होगी, पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ होगी। आप बात समझ रहे हैं। और लूप ऑफ जो वासा रेक्टा है वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होगी। तो सपोज करिए कि दिस इज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये हमने मान लिया दिस इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी या वासा रेक्टा, कुछ भी मान लीजिए, अभी कंफ्यूज नहीं होना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। एंड मान लीजिए यहाँ पे ये है वासा रेक्टा, ये क्या है, वासा रेक्टा। बस आप ये समझिए। अब देखिए फिल्ट्रेट में जो कुछ भी आ रहा है, फिल्ट्रेट में जो कुछ भी आ रहा है वहाँ पे यूजफुल सब्सटेंसेस भी तो हैं। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, दे आर द यूजफुल सब्सटेंसेस, दे मस्ट बी अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। उसको फाइनली ब्लड में एब्जॉर्ब, ये क्योंकि यहाँ तक आने के बाद तो ये यूरिन हो जाएगा, यूरिन इज द वेस्ट, बट द यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड, उसको वापस से हमारी बॉडी में आना चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में और वासा रेक्टा में। जो लूप ऑफ हेनले में है, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन ही तो हो रहा है, बिकॉज दीज सब्सटेंसेस पहले भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जब हम लोगों ने खाना खाया था, ठीक है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस दौरान इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, ये आपको मैंने डाइजेशन पढ़ा दिया है। एब्जॉर्प्शन के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद हिपैटिक पोर्टल वेन से ये कहाँ जाती है, लीवर में, और लीवर से फिर कहाँ जाती है, हार्ट को। हार्ट से ये रीनल, मतलब एक बार एब्जॉर्ब हो गया था, हार्ट से ये रीनल आर्टरी के थ्रू आया, रीनल आर्टरियोल में ब्रेक हुआ, फिर आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से वापस से आया किडनी में। तो किडनी में आने के बाद क्योंकि यहाँ ये यूरिन बनाने जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं इनको वापस से फिर से मतलब फिर से एब्जॉर्ब करने को, इसीलिए फिर से एब्जॉर्ब करना है, इसीलिए इसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि एक बार ये एब्जॉर्ब होके आए हैं कहाँ से, इंटेस्टाइन में। ठीक है। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि केवल यूजफुल सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब होंगे, ड्रग्स अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। वी कैन से यूरिया का कुछ पोर्शन ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। जितने भी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन है, ये सब, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब जितने भी वेस्टफुल मटेरियल्स हैं वो यूरिन में जाएंगे, यूरिन फाइनली यूरिन के थ्रू जाएंगे। लेकिन जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो पीसीटी, पीटीसी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा ही आगे चल के रीनल वेन बनाएगा, तो रीनल वेन फिर से ब्लड लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो एब्जॉर्प्शन ये हो गया। तो एब्जॉर्प्शन का डायरेक्शन ये मैंने दूसरा लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा किसका पार्ट है, इफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस। इफरेंट आर्टेरियोल का अगर पार्ट है तो क्या इनमें फिल्टर्ड ब्लड है कि अनफिल्टर्ड ब्लड है या नॉन फिल्टर्ड ब्लड है, बताइए मुझे। इनमें भी तो ब्लड है ना भाई, ये कैपिलरी है, इनमें नॉन फिल्टर्ड ब्लड है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से ब्लड जो फिल्टर नहीं हो पाया वही तो इफरेंट आर्टेरियोल में आया, और इफरेंट आर्टेरियोल ने ब्रेक करके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा बनाया, तो इसमें भी नॉन फिल्टर्ड ब्लड है। तो जो नॉन फिल्टर्ड ब्लड है ऑब्वियसली देयर मस्ट बी, वी कैन से ड्रग्स होगा, हिप्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, क्रिएटिनिन होगा, उसमें भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो वो क्या करेंगे भाई, हम तुम्हारे पास से यूजफुल सब्सटेंसेस तो ले रहे हैं, तुम मेरे पास से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हो उसको ले लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो फाइनली यूरिन ही बनाना है ना, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस मेरे पास हैं उनको लेते जाओ। आर यू गेटिंग दिस। तो ये क्या करेंगे, इनके पास जो भी, क्योंकि इनके पास अनफिल्टर्ड ब्लड है, इनके पास जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये नेफ्रॉन के अंदर डाल देंगे, ये नेफ्रॉन के अंदर डाल देंगे। इस थर्ड प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब्यूल्स इसको डाल रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर। क्लियर हो गया। ठीक है, तीन चीज़ें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, अब हम एक एक चीज़ इसको देखेंगे, एक एक चीज़ इसको ध्यान से समझेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इसको हम अल्ट्रा क्यों कहते हैं। पहली चीज़ आप यहाँ पे ये जानना, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड में से क्या क्या फिल्टर होगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना वो काफ़ी, उसके जो पोर होते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो वहाँ से ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो पाते। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते तो बचा क्या, हमने कहा जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होके आएगा, जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगी। इसी वजह से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। काफ़ी सेलेक्टिव है। आर यू वी कैन से कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो क्यों पाता है। पहली चीज़, यहाँ पे मैं 2-3 टर्म लिखने जा रही हूँ, उसको आपको समझना है। पहला टर्म है रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो का मतलब, अब देखिए जो मैंने एक बनाया है ना, यहाँ पे मैंने जो एक बनाया है, इसको आप समझिए कि ये बॉडी का, दोनों किडनी का पूरा नेफ्रॉन है। अब आप मुझे बताओ दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं? 20 मिलियंस है ना, एक किडनी में 20 लैक्स है ना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, 10 लैक्स नेफ्रॉन है, तो दोनों किडनी में कितने हो जाएंगे? 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। तो मैं एक बना रही हूँ, इसको आप 20 लाख नेफ्रॉन मान के चलेंगे, ठीक है ना। देखिए रीनल ब्लड फ्लो का मतलब ये होता है, रीनल ब्लड फ्लो का मतलब ये होता है, एक मिनट में दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन में जितना ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, उसको हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इनटू बोथ द किडनीज, और वी कैन से अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इनटू ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज पर मिनट, इसको हम रीनल ब्लड फ्लो कहेंगे। और ये होता है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का ये 1/5 होता है, मतलब 1/5 होता है, मतलब ये 1100 to 1200 ml ब्लड होता है। चलिए बात समझ में आ चुकी है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? ओके। एक टर्म है रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। रीनल प्लाज्मा, आरपीएफ का मतलब ये है, एक बात बताओ मुझे, किडनी में क्या फिल्टर हो पाता है? ब्लड फिल्टर तो नहीं होता, प्लाज्मा ही फिल्टर हो, क्योंकि ब्लड सेल्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा ना। ब्लड सेल्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड सेल्स तो फिल्टर नहीं होने जा रहा, प्लाज्मा ही फिल्टर होगा। तो हम कंसीडर करते हैं इसको स्पेशलाइज्ड तौर पे कि दोनों किडनी में पर मिनट जितना प्लाज्मा एंटर करता है, ब्लड प्लाज्मा, उसको हम रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। अब आपको पता है कि ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स दोनों है कि नहीं? ठीक है, प्लाज्मा 55% होता है, तो 1200 का अगर आप 55% निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 650 ml पर मिनट। 650 ml पर मिनट। आर यू गेटिंग दिस? एकदम ध्यान से, बी अटेंटिव। ओके, मतलब एक मिनट में दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स में, मतलब 20 लैक्स नेफ्रॉन में जितना प्लाज्मा एंटर करता है उसको हम रीनल प्लाज्मा, क्योंकि हमें प्लाज्मा से ही मतलब है, ब्लड सेल्स तो फिल्टर होने से रही और प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं फिल्टर होगी, लेकिन हम प्लाज्मा कंसीडर करते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएफआर। क्या है जीएफआर? जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स के द्वारा एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट बना, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स के द्वारा एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट बना, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये होता है 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट, मतलब 650 आ रहा है, जिसमें से 125 जो है बस फिल्टर हो पा रहा है,
अप्रॉक्सीमेटली 20% बस फिल्टर हो पा रहा है। तो जो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है वो 20% है बस, और 80% वापस इफरेंट आर्टरियोल से चला जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, मतलब व्हाट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट, filtrate form per minute, filtrate formed per minute by all the nephrons of both the kidneys। ठीक है, दोनों किडनी, हमने कहा कि हमें एक नेफ्रॉन बनाया, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि ये दोनों किडनी की 20 लाख नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक टर्म होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये होगा कि इसको हम ऐसे निकालते हैं, GFR अपॉन RPF, यही है ना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, कितना फिल्टर हुआ कितने में से, है ना। तो ये कितना हो गया बताइए मुझे, ये हो गया 125/650, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 18 to 20%, मतलब 0.2 के आसपास आएगा, 18 to 20%, मतलब जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन या फिल्ट्रेशन इफिशियंसी है केवल 20% ही तो है ना। 650 आया, उसमें से बस 125 फिल्टर हो पाया, बाकी वापस चला गया इफरेंट आर्टरियोल से। तो ये है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। बात समझ में आ चुकी है। तो ये सारे टर्म से अब मुझे लग रहा है आप रूबरू हो चुके हैं, ये सारे टर्म आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों हो पाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों हो पाता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, ये एनसीईआरटी की, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने एनसीईआरटी के बाहर से बताई हैं, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ से जो ब्लड एंटर कर रहा है और यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, तो इसमें जो प्रेशर है एकदम अच्छे से आपको समझना है। इसको हम लोग कहते हैं 1 मिनट, देखिए जो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है, और वो क्या है, ब्लड जब इसमें आया और ब्लड जो वापस गया, अब आपको तो पता है कि 650 आ रहा है, 650 आ रहा है, मान लीजिए हमने वहाँ से देखा, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, बाकी वापस 125 ही फिल्टर हुआ है ना, बाकी सब वापस इफरेंट से चला गया। तो कैपिलरी में एक प्रेशर डिफरेंस होगा ना, मतलब इन दोनों के डायमीटर की वजह से कैपिलरी में एक प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर को कहते हैं GHP या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। ये प्रेशर क्या है, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंट, और वी कैन से द प्रेशर ऑफ कैपिलरीज, प्रेशर जनरेटेड इन कैपिलरीज, कैपिलरीज का मतलब ग्लोमेरुलस, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। और ये प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 mmHg के, मान के चलते हैं 60 mm से 75 mmHg, ये होता है, ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये प्रेशर क्या है, अब ये प्रेशर किधर, वॉल पे लगाए ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ब्लड के द्वारा वॉल पे लगाया गया प्रेशर, यही है ना। तो ये एक टाइप का ब्लड प्रेशर है। तो ये प्रेशर किधर लगेगा, वॉल पे, बाहर की तरफ लगेगा। ये प्रेशर किधर लगेगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर लगेगा और इधर लगेगा। तो उधर तो फिल्टर होने से रहा, फिल्टर नीचे की तरफ होगा। ग्रेविटी से तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है ना ग्रेविटी क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या होगा, दूसरा एक, तो ये प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, हम ऊपर वाले को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो वॉल पे लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है। GHP कितना है, 60 mmHg। इसके बाद एक बात बताइए आप मुझे कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद, फिल्ट्रेशन से पहले ही जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फिल्टर हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। प्लाज्मा प्रोटीन में जो लार्जर प्रोटीन से, लाइक एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एक कोलॉइडल प्रोटीन है कि नहीं है, मैंने पढ़ा था। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने वाली प्रोटीन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने वाली प्रोटीन है, हमने पढ़ाया भी है। 3 टाइप की प्रोटीन पढ़ाया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन। अब ये जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। जब वो फिल्टर नहीं हो पाएगा तो वो भी तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। वो फिल्टर, उसको नहीं जाना है, वो कह रहा है हमको नहीं जाना है फिल्ट्रेट में, तो वो एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा ना, जो GHP के अपोजिट होगा।
जो GHP के अपोजिट होगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। बताइए कितना लगाता है ये प्रेशर? -32 mmHg, या वी कैन से 32 mmHg, जो GHP के अगेंस्ट है। चलिए एक बात बताइए, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिल्ट्रेट बन गया, फिल्टर होने के बाद जो बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट के द्वारा भी तो एक अपोजिट प्रेशर लगेगा। इस फिल्ट्रेट के जो पहले से जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है ल्यूमन में, वो भी एक प्रेशर जनरेट करेगा जो GHP के अपोजिट होगा। क्योंकि भाई देखो, हम पहले से प्रेजेंट हैं, तो एक रेजिस्टिंग फोर्स ये क्रिएट कर रहा है ना, ये रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर, बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमन में प्रेजेंट फिल्ट्रेट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द बाउमेन कैप्सूल ल्यूमन, दिस इज़ द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका जो वैल्यू है 18 mmHg है। तो अब देखिए, हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल लेते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा? GHP माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो GHP कितना है? 60 है, ये -32 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 10 mmHg। मतलब जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होगा? 10 mmHg होगा। दिस इज अबाउट द प्रेशर्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। सारे पॉइंट पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरी प्रोसेस क्या है? दैट इज द वी कैन से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन 1 मिनट। गुड। अब हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, ठीक है? चलिए देखिए, मैं एक नेफ्रॉन बनाने जा रही हूँ, ठीक है? ये मैंने PCT बना दिया, ठीक है? और मैंने ये लूप ऑफ हेनली बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें 2 सेगमेंट हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट, एंड थिक सेगमेंट। फिर ये क्या है? DCT है, और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के एंड पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? जल्दी बताओ। कलेक्टिंग डक्ट के एंड पार्ट को हमने डक्ट ऑफ बेलिनाई नाम दिया था। डक्ट ऑफ बेलिनाई। कॉलम ऑफ बर्टिनाई क्या था? कॉर्टेक्स का पोर्शन जो 2 मेड्यूला के बीच में, 2 मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में है। ये क्या है बताइए जल्दी से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसमें से जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। इसमें से जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ जाएगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। इसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा में। तो चलिए एकदम अच्छे से इसको समझना है। ये क्या है? वासा रेक्टा। ये क्या है? वासा रेक्टा। ये क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और ये भी है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए देखिए क्या हुआ। सबसे पहले और हाँ, एक चीज़ हम और मान के चलते हैं, दिस इज द, ये मान के चलते हैं कि ये क्या है? कॉर्टेक्स है। इसके ऊपर क्या है? कॉर्टेक्स है। और ये क्या है? मेड्यूला है। मेड्यूला में भी ये आउटर मेड्यूला है और ये इनर मेड्यूला है। एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हो, हमारी किडनी में जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। किसका? सॉल्ट का।
मतलब हाइपो से धीरे धीरे वो हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। तो कॉर्टेक्स सबसे कम हाइपोटोनिक है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आउटर मेड्यूला का होगा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इनर मेड्यूला का होगा। क्यों, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ ये क्या है, फिल्ट्रेट है ना, ये क्या है, फिल्ट्रेट, ये है फिल्ट्रेट। ओके, कॉर्टेक्स के की ऑस्मोलिटी अप्रॉक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मॉल होती है। कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मॉल। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 300 से कितना हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, और सबसे यहाँ पे 1200 हो गया। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ऑस्मोलैरिटी, सॉल्ट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। फिर आप ऊपर गए, 1000 हो गया, फिर 800 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, और फाइनली यहाँ DCT में आते आते ये कितना हो गया, 300। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ तक कितना हो गया, 1200 मिली ऑस्मॉल। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। अब देखिए होगा क्या, जो फिल्ट्रेट जब PCT में आया, फिल्ट्रेट जब PCT में आया, क्योंकि फिल्ट्रेट बाउमैन कैप्सूल के ल्यूमन में वो फिल्ट्रेट है, अब इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू होगा। तो सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, PCT में होगा। तो पहला क्या है, PCT। अब देखिए PCT में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम, मैं जो लिख रही हूँ बस उस पर ध्यान देना है। मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75%, 70 to 75% एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है। 72, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्योंकि और यहाँ पे माइक्रोविलाइज इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए इनको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT में होगा। PCT का मतलब अब जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हो गया, सोडियम आयन आ गया, ओके, अमाइनो एसिड आ गया, ओके, ग्लूकोज आ गया, और क्लोराइड आयन आ गया। जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ आ जाएंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब टर्म हमने क्यों दिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक बार हो चुका है, ये दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, 70 to 75% एब्जॉर्प्शन सोडियम, ग्लूकोज का, देखिए ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू। ऐसा नहीं कि जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी में, मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल बढ़िया है, ठीक ठाक है, तब 100% एब्जॉर्ब होगा। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है ग्लूकोज का। मान लीजिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वहाँ पे थोड़े ना ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब होगा, तो क्योंकि ग्लूकोज का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इसी वजह से तो ग्लूकोज यूरिन में आता है, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ग्लूकोज तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद हम देखें अमाइनो एसिड पूरा एब्जॉर्ब हो गया। मेरी बात पे जाएगा क्योंकि मैं लिख नहीं रही हूँ। सोडियम क्लोराइड, ये सब 70 to 75% एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर 70 to 75% एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर का ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये लाइन बच्चों को बहुत कम समझ में आती है। ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में जो वाटर है उसका ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, देखिए दो टर्म होता है, एक ऑब्लिगेटरी और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी का मतलब नॉन ऑप्शनल, फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शनल। जैसे म्यूचुअलिज्म दो होता है, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन जानते हैं ना, जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। एक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म हो गया, एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसा म्यूचुअल एसोसिएशन जिनमें दोनों पार्टनर से एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, बट जब दोनों को आप सेपरेट करते हैं तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन, दैट इज़ द नॉन ऑप्शनल, ठीक है। इसको हम ऑब्लिगेटरी कहते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहे हैं,
एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन जब दोनों को आप सेपरेट कर देंगे तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, इसको हम ऑप्शनल कहते हैं। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब नॉन ऑप्शनल। नॉन ऑप्शनल का मतलब ये है कि यहाँ वाटर नॉन ऑप्शनल क्यों रीअब्जॉर्ब होता है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनना है, जब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें मतलब अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, क्लोराइड, ये सब आ गया, ठीक है, तो सराउंडिंग का मीडियम हाइपरटोनिक हो गया और पीसीटी का हाइपो हो गया। मतलब पीसीटी में वाटर ज़्यादा बचा है और इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। वाटर को तो जाना ही जाना है, वाटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वाटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है अब रीअब्जॉर्ब होने के अलावा। दिस इज़ द ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन। जब सभी चीज़ें चली गई, सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, सब कुछ चला गया, तो अब बचा वहाँ पे वाटर, वो हाइपोटोनिक हो गया, तो अब वाटर यहाँ पे आ जाएगा कैसे, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा, कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए आपकी बॉडी का वाटर कंडीशन कैसा भी हो, बॉडी का वाटर कंडीशन कैसा भी हो, काफ़ी कम हो, कुछ भी हो, लेकिन वाटर 70 to 75% यहाँ रिअब्जॉर्ब होगा ही होगा, इसको भी ऑब्लिगेटरी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। वाटर की कंडीशन कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 70 to 75% वाटर ही एब्जॉर्ब होगा। आगे जो वाटर रिअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होगा वो बॉडी के वाटर कंडीशन के बेसिस पे होगा, कि मतलब वाटर कंडीशन कम है, आपकी बॉडी में वाटर कम है तो वहाँ पे रिअब्जॉर्प्शन कम होगा, तो उसको फैकल्टेटिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेटरी का मतलब वाटर कंडीशन, वट एवर द वाटर कंडीशन ऑफ योर बॉडी, वाटर इज एब्जॉर्ब 70 to 75% इन दिस सेगमेंट। ओके, सो दिस इज द ऑब्लिगेटरी। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है। जब देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या था, फिल्ट्रेट 125 ml है ना, 125 ml। अब ये 70 to 75% जब पीसीटी में एब्जॉर्ब हो गया, 70 to 75% एब्जॉर्ब हो गया, बचा कितना जो भी टोटल 80% एब्जॉर्प्शन के आसपास यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जो बचता है पीसीटी के बाद, जो लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले में आता है, वो बचता है आपका 40 to 35 ml। यही ना, यही बचा ना, 35 to 40 ml बचा। बात समझ में आ रही है, 35 to 40 ml बचा। मैं बस आपको सुविधा के लिए, समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ। अब ये जब नीचे आएगा ना, जब नीचे आएगा ये, जब नीचे आएगा लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले का थिन सेगमेंट, डिसेंडिंग सेगमेंट, ये असेंडिंग है ना, ये डिसेंडिंग सेगमेंट इज परमिएबल फॉर वाटर ओनली। ये किसके लिए परमिएबल होता है, केवल और केवल वाटर के लिए, ये केवल और केवल वाटर के लिए परमिएबल होता है। कौन सा सेगमेंट, जल्दी से बताओ मुझे, ये डिसेंडिंग। तो वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ से, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग सेगमेंट से वाटर वासा रेक्टा में जाएगा। आर यू गेटिंग दिस। तो ये वाटर लगभग 10 to 15% एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे वाटर 70 to 75%, यहाँ पे 10 to 15%, ठीक है। अब बताइए जो यहाँ पे बचा, फिल्ट्रेट बचा। देखिए फिल्ट्रेट का अमाउंट कम होता जा रहा है ना, फिल्ट्रेट का अमाउंट कम होता जा रहा है। फिल्ट्रेट यहाँ पे बचा 20 से 25 ml है ना, 25 से 30 ml मान लेते हैं हम। तो जब लूप ऑफ हेनले के इस सेगमेंट से जब ये ऊपर जाएगा मतलब असेंडिंग में जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 25 से 30 ml, वी कैन से 20 से 25 ml बस मान के चलिए, 20 से 25 ml। तो ये देखिए जब ये ऊपर गया ना, तो इसका जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज़ परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। वो किसके लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो अब यहाँ से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ आते आते इसका जो GFR आपका बचा था, जो फिल्ट्रेट बचा था, वो 15 से 20 ml बचा ना, 15 से 20 ml। अब इसका फाइनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, एक मिनट, मतलब अब ये फर्दर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, डीसीटी में होना है, ठीक है ना। तो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन जब डीसीटी में होएगा, तो डीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में यहाँ भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन।
कैसा होता है, कंडीशनल। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर, ये देखिए DCT में रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। DCT में कंडीशनल हुआ, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब ये है फैकल्टेटिव, हमने कहा था कंडीशनल का मतलब क्या है, कंडीशनल का मतलब ये है कि यहाँ पे DCT का जो रीअब्जॉर्प्शन है किसी कंडीशन की वजह से होता है। कंडीशन की वजह से मतलब ये है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसी हार्मोन की हेल्प से होगा। वो हार्मोन क्या होते हैं, ADH और एल्डोस्टेरॉन, ADH और एल्डोस्टेरॉन। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो हार्मोन की हेल्प से एब्जॉर्प्शन होता है। पहला एल्डोस्टेरॉन, मैं इसको मिटा रही हूँ, और दूसरा ADH। ADH किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर। ठीक है, आपको पता है ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का टारगेट कौन है, DCT ऑनवर्ड्स, DCT ऑनवर्ड, DCT और उसके आगे भी। और ये DCT मतलब नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ADH की हेल्प से वाटर, और मैंने कहा था यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव होता है, फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव का मतलब आपकी बॉडी का अगर वाटर कंडीशन कम है तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी का वाटर कंडीशन कम है तो कम एब्जॉर्प्शन होगा। इसी तरीके से एल्डोस्टेरॉन की हेल्प से सोडियम आयन और सॉल्ट मतलब सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये भी फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव इन द सेंस कि बॉडी का आयनिक कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो बताइए यहाँ पे क्या आ गया, वाटर हो गया और सोडियम आ गया। जनरली ये DCT में जो एब्जॉर्प्शन हुआ, DCT में जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब फाइनली ये कहाँ पे आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। हमें कलेक्टिंग डक्ट तो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट के सबसे डिस्टल पार्ट से, जो सबसे लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, सबसे डिस्टल पार्ट से यूरिया एब्जॉर्ब होता है, यूरिया। और ये यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में एब्जॉर्ब होता है। किसमें, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये जो इंटरस्टिशियम है ना, ये जो फ्लूइड है, इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी फ्लूइड या मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इस वजह से, इसलिए क्योंकि ये यूरिया यहाँ पे इसलिए एब्जॉर्ब होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, ताकि यूरिया जब यहाँ से चला जाएगा तो बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और अंदर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, फाइनली क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली अब यूरिन बनने जा रहा है ना, तो हमारा यूरिन कैसा होना चाहिए, यूरिन में वाटर कम से कम होना चाहिए। जो भी यूज़फुल वाटर है वो फाइनली अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। इस वजह से जो भी यूरिया है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, जब यूरिया बाहर आ गया तो बाहर हाइपरटोनिक हो गया, यहाँ हाइपोटोनिक हो गया, तो इस वजह से वाटर जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारी यूरिन कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी, मतलब यूरिन में वाटर कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगा। तो डिस्टल पार्ट से यूरिया और वाटर एब्जॉर्ब हो गया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। आर यू गेटिंग दिस? जल्दी से बताइए क्योंकि टाइम ठीक है, यहाँ पे हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा PCT में हुआ। लूप ऑफ हेनले का थिन सेगमेंट, डिसेंडिंग पार्ट केवल वाटर के लिए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। और ये जब ऊपर जाए, क्योंकि कंसंट्रेटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर बाहर चला जाएगा तो ये फिल्ट्रेट ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा ना, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये यहाँ से NaCl चला गया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला सेगमेंट डिसेंडिंग इज़ द कंसंट्रेटिंग सेगमेंट एंड असेंडिंग इज़ द डाइल्यूटिंग सेगमेंट, एंड दिस इज़ द ओनली सेगमेंट जो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है पूरे नेफ्रॉन में, बाकी सब कंसंट्रेट ही कर रहे हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, तो यू मस्ट आंसर कि ये दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द वी कैन से असेंडिंग सेगमेंट। ये क्या है, असेंडिंग। बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ यहीं पे देख लेते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब हमने अभी आपको बताया था कि जो भी यूज़फुल चीज़ें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में हैं, ठीक है, जो भी
जो भी यूज़फुल चीज़ें पेरीट्यूबुलर कैपिलरी या ब्लड में हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो नेफ्रॉन में डाल दी जाएंगी। नेफ्रॉन में डाल दी जाएंगी मतलब क्या है, नेफ्रॉन में डाल दी जाएंगी मतलब क्योंकि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है। तो देखिए ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इसको आपको याद रखने के लिए बस ऐसे याद रखना कि ट्यूब्यूल्स के पूरा ट्यूब्यूल पार्ट कौन कौन सा है इसमें। ट्यूबुलर सिक्रीशन वही होगा जहाँ पे ट्यूब्यूल वर्ड आता है, नेफ्रॉन में जहाँ पे ट्यूब्यूल वर्ड आता है। अब बताइए नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ ट्यूब्यूल वर्ड आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तीन ही जगह तो आया ना, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड कलेक्टिंग। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ नहीं होता है, लूप ऑफ हेनले में नहीं होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, जो भी चीज़ें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में हैं, जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वी कैन से, मैं यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन को बना दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये रहा हमारा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या, और ये इंटेस्टिशियम है, मेडुलरी इंटेस्टिस। कहाँ कहाँ ट्यूबुलर सिक्रीशन होना है बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। पेरी ट्यूबुलर के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। अब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाल दिया जाएगा क्या क्या, H+ और अमोनिया, ठीक है। H+ और अमोनिया क्या दिया है आपकी बुक में, हाँ H+ और अमोनिया और कुछ ड्रग्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा H+, K+, ठीक है, H+, K+, H+ और K+। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको समझना है, H+, K+। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आयनिक बैलेंस। किसमें, आयनिक बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो डिस्टल पार्ट है ये आपका किडनी का, हमने क्या बताया था, कलेक्टिंग डक्ट में भी ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। कौन कौन, H+, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऐसे होगा ना, इसका डायरेक्शन ऐसे, H+ और K+। मेड्यूलरी इंटेस्टाइनल से H+ और K+ इसमें डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ कहाँ होगा जल्दी से बताइए, ट्यूब्यूल पार्ट जहाँ पे भी आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। अब जो भी यहाँ पे आया यूरिन बताइए, ये था आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के एंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनाई। तो डक्ट ऑफ बेलिनाई में अब ये यूरिन बन चुका है, ठीक है। यूरिन हाइपरटोनिक होती है। अब ये यूरिन कहाँ जाएगी जल्दी से बताइए मुझे, ये यूरिन डक्ट ऑफ बेलिनाई कहाँ खुलेगा, मेड्यूलरी पैपिलरी में। बताया था मैंने, रीनल पैपिला, रीनल पैपिला से माइनर कैलाइसिस, फिर मेजर कैलाइसिस, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो ये चीज़ हमने आपको, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको आपको भूलना नहीं है, कौन कहाँ कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान ना कि दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट ये कि जो आपके सोडियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, इन सब का जो और अमाइनो एसिड, इन सब का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है। क्या होता है, एक्टिवली होता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है। जबकि जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, इनका एब्जॉर्प्शन पैसिवली। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, और वाटर का एब्जॉर्प्शन तो वैसे भी पैसिव ही होता है। वाटर हमेशा पैसिव ही मूव करता है, वाटर हमेशा पैसिव ही मूव करता है, ओके। तो ये है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड, हाँ। अब चलिए अगला चीज़ हम लोग देखते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट का मतलब, काउंटर का मतलब अपोजिट, ठीक है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म का मतलब ये है, बस थोड़ा सा समझना। दिस इज द मेथड टू कंसंट्रेट द यूरिन, कंसंट्रेट द यूरिन। यूरिन कैसे भी कंसंट्रेट हो, यूरिन कैसे भी हाइपरटोनिक हो, मतलब उसमें वाटर कम जाए, ठीक है,
उसमें वाटर कम जाए, इसलिए इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म से मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है काउंटर करंट मैकेनिज़्म में दो किसका किसका रोल है, पहले ये जानना है आपको, वासा रेक्टा और हेनले लूप। हेनले लूप, ठीक है, क्योंकि हेनले लूप भी ऐसे है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, वासा रेक्टा भी ऐसे है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो दो लिम्ब जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम काउंटर कहेंगे, ठीक है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे किस आयन या किस साल्ट का रोल है, तो ये आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। ये बहुत सिंपल है, इसको आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। अब इसको आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक बना दिया नेफ्रॉन, कोबरा जैसा नेफ्रॉन, ये है लूप ऑफ हेनले। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मतलब थिन से थिक सेगमेंट नहीं बना रही हूँ, बस जानते रहिए। ये है कलेक्टिंग डक्ट। समझना ये है कि ये आप मान के चलेंगे, ये मेडुला पोर्शन है और ये कॉर्टेक्स पोर्शन है। ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब देखिए ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ मैंने बना दिया वासा रेक्टा, यहाँ मैंने बना दिया वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का ये कुछ भी मान लीजिए, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। ये हम ऐसे मान लेते, इधर से वासा रेक्टा आई, अगर इधर से आई तो ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मान लिया मैंने कि ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, ऐसे। और लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न? लेट मी सी, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है, होता क्या है कि आप एक बात बताओ मुझे कि लूप ऑफ हेनले का जो ये पोर्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये पोर्शन जब जा रहा है यहाँ, ये जैसे असेंडिंग पार्ट है, तो यहाँ पे 300 था ऑस्मोलैरिटी, फिर 400, 600, 800, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है कि नहीं? वाटर जैसे जैसे बाहर जाएगा तो भाई इसका कंसंट्रेशन तो क्योंकि मेड्यूला के अंदर रहना है, मेड्यूला के अंदर रहना है, तो इसका कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से वाटर क्योंकि निकलता जाता है, इसलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। फिर यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलता जाता है, इसलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी घटती जाती है। तो जो वासा रेक्टा है उसका क्या रोल है? वासा रेक्टा का क्या रोल है? पहली चीज़ तो ये जो वाटर यहाँ से निकल रहा है वो वासा रेक्टा के अंदर आना चाहिए, वासा रेक्टा के भी अंदर आना चाहिए ना। तो अभी हम इसको समझेंगे। देखिए होता क्या है, जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है, कौन सा पार्ट? असेंडिंग पार्ट, इससे NaCl निकला। क्या निकला? NaCl, आपको पता है। और देखिए यूरिया कहाँ से निकलता है भाई? यूरिया निकलता है आपके कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से। दो चीज़ तो हमें मिल गया, जो हमारा जो मेन थीम है, जो हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें ये दो चीज़ चाहिए, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये तो हमें मिल गया। बताइए मुझे, सोडियम क्लोराइड लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट से निकला है ना, सॉरी असेंडिंग पार्ट से निकला, और यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट से निकला। अब एक बात बताइए मुझे, आपको पता है कि आयंस की टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, है कि नहीं? तो आयन यहाँ पे ज़्यादा है, मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है, कॉर्टेक्स में कम है। इनको अगर मेड्यूला में रोका ना जाए तब तो ये कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। मेड्यूला में रोकना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई हमारा कलेक्टिंग डक्ट एकदम लास्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट हमारा लास्ट में ओपन हो रहा है और यहीं से यूरिन जाना है, यहीं से यूरिन अल्टीमेटली यहीं पे यूरिन बनना है, फाइनल जो टर्म हम दे रहे हैं यूरिन का। तो अगर हम इस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक न बनाए रखेंगे तब तो यहाँ से जो एक्सेस वाटर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यूरिन हाइपरटोनिक नहीं हो पाएगी। कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमें मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल का जो लास्ट मतलब इनर मेड्यूला है उसका, उस इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा चाहिए, ताकि फाइनल जो यूरिन बने उसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए, एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर निकल के जाएगा ही जाएगा।
मतलब कुल मिला के पर्पज़ हमारा इतना है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियल का जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है, वो हमें ज़्यादा चाहिए। और हम ज़्यादा कैसे बना सकते हैं? NaCl और यूरिया से। और अगर NaCl और यूरिया जो निकल रहा है इसको हम यहाँ रोक के ना रखें तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो रोक के रखने का काम ही वासारेक्टा करता है। ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो NaCl इसके लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से निकला, ठीक है, अब वो क्या करता है, वो इसके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में आ गया। ठीक है, वासा रेक्टा के भाई देखिए डिसेंडिंग आ रहा है ना अंदर, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुना, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। डिसेंडिंग वाला अंदर आ रहा है तो अंदर वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, और असेंडिंग वाला ऊपर जा रहा है तो उसको कंसंट्रेशन उसका कम चाहिए, ऑस्मोलैरिटी। तो जो डिसेंडिंग आ रहा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कैसे होगा? NaCl जाएगा उसमें। मतलब डिसेंडिंग पार्ट लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से जो NaCl निकला वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग में आ गया। ठीक है, और फिर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग से ये असेंडिंग में गया, और असेंडिंग से होते 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 फिर इंटरस्टिशियल में आ गया। ध्यान से सुनना है। डिसेंडिंग आया, फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग से होते होते फिर ये बाहर आ गया। मतलब कुल मिला के इस NaCl को एक लुका छिपी का खेल खिलाना है, इसको कुल मिला के अंदर रहना है, इसको बिजी रखना है, ये भाग ना जाए कहीं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न है। जो NaCl लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से बाहर आया वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में आया, फिर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ गया वाया असेंडिंग पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा। दिस इज द NaCl। यूरिया क्या किया? यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के, ये यूरिया को भी तो रोक के रखना है, कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से आया, निकला, और इसको भी बिजी रखना है। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से एक्सचेंज हो गया, इसमें आ गया, और ये फिर वापस से आके फिर यहाँ से निकल गया। मतलब इसको भी ऐसे ऐसे करके इसको रोक के रखना है। DCT से होते होते फिर से यहाँ आ गया। दिस इज़ द काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ये क्यों किया जाता है? ये क्यों किया जाता है? ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियल का फ्लूइड काफ़ी वी कैन से हाइपरटोनिक हो, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो फाइनली यूरिन बनेगा तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाए, और हमारा जो यूरिन है वो उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड के या इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी का लगभग 4 गुना होता है। इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300 है और यूरिन की 1200 है। ये चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन अब आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। और ये कैसे बन पाएगा? जब काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होगा, मतलब NaCl और यूरिया को रोक के नहीं रखा जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? चलिए अब हम लोग किडनी रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुकी है ना? किडनी रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। लेट मी चेक द टाइम। शिट, हाँ आइए देखिए, किडनी रेगुलेशन तो चलिए देखिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है? ऑस्मो रिसेप्टर्स, ADH, एक्सेस लॉस। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी चेक। हाँ, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। तो चलिए पहले तो आपको ये दिया है हमारी किडनी क्या करती है। हमारी किडनी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हमने आपको और बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना। कैसे हो पाएगा ये ऑस्मो रेगुलेशन? तो देखिए 2 तरीके से। जब कभी आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी घट रही होती है तो क्या होता है, और जब कभी आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज़ है आपको ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए NCERT में देखिए दिया है अगर आपकी बॉडी से कभी एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया,
ठीक है। अगर आपकी बॉडी से कभी फ्लूइड जैसे वॉमिटिंग, डायरिया ये सब होता है ना, एक्सेस लॉस हो गया, तो अगर एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड, हम मैं रटवाना नहीं, यहाँ पे आपको रटवाना नहीं है, बस एकदम अच्छे से समझना है। फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी से निकल गया तो क्या होगा, इसको आपको समझना है। आपका ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घट गया ना भाई, देखिए ब्लड वॉल्यूम घट गया। जब एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया आपकी बॉडी का, तो आप क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम घट गया, मतलब आपकी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, फ्लूइड चला गया, वाटर काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल से ज़्यादा हो जाएगी। ये हो जाएगी नहीं ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल होती है और वाटर ज़्यादा निकल गया है, तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाटर कैसे आएगा ये आपको समझना है। जब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर आपकी बॉडी में हो जाएगा तो क्या होगा, अब आपका जो ओवर वी कैन से कि जो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सेंस किया जाएगा आपके वी कैन से आपकी जो हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे, वो उसको क्या करेंगे, सेंस करेंगे। और अब ये ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल देंगे किसको, बताइए। ये सिग्नल भेजेंगे 2 ग्लैंड को, एक तो एड्रीनल ग्लैंड को भेजेंगे और एक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। जो आपके ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर है ये सिग्नल भेजेंगे 2 जगह, एड्रीनल ग्लैंड को और किसको और भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। तो जैसे देखिए 300 मिली ऑस्मॉल से ज़्यादा अगर हो गया ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स इसको सेंस करेंगे और ये सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये एड्रीनल को सिग्नल देगा, ठीक है, और खुद पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एड्रीनल से क्या रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है ना, एल्डोस्टेरॉन। तो ये क्या करेगा, कहेगा एल्डोस्टेरॉन तुम क्या करो, तुम सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब मत करो डीसीटी से, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पहले ही बढ़ी हुई है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि देखिए सोडियम आयन डीसीटी से एब्जॉर्ब होता है कहाँ, ब्लड में। कब एब्जॉर्ब होता है, जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इस ऐसे नहीं समझ रहे हैं, इसको हम कैसे समझाएंगे। एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरॉन को सिग्नल देगा, एल्डोस्टेरॉन को कहेगा कि आप सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब मत करो, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा किसको रिलीज करने के लिए, एडीएच, ठीक है, एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये क्या कहेगा, एडीएच को रिलीज करवाएगा। और एडीएच क्या करेगा, एडीएच डिस्टल, जो एडीएच आप समझ रहे हो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये किडनी के डिस्टल पार्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जब किडनी के डिस्टल पार्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड में वाटर आ जाएगा। जब ब्लड में वाटर आ जाएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 तक आ जाएगी। कम हुई थी ना ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा निकल गया था, तो ऑस्मोलैरिटी उसकी 300 तक आ जाएगी, है ना। तो उस टाइम ये एल्डोस्टेरॉन नहीं रिलीज होएगा, उस टाइम एडीएच काम करेगा। तो एडीएच क्या किया, किडनी के डिस्टल पार्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होगी। उस टाइम यूरिन कैसी होगी, कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है आपको कभी ओवर हाइड्रेशन, वी कैन से अंडर हाइड्रेटेड अगर आप कभी रहते हो, पानी की कमी रहती है, तो उस टाइम आपका यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड ही तो होता है ना। यही मैकेनिज्म काम करता है आपकी बॉडी में, ठीक है, ये मैकेनिज्म काम करेगा। और कि देखिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का मतलब डाईयूरेसिस होने से रोकना, डाईयूरेसिस का मतलब डाइल्यूट यूरिन होने से रोकना, क्योंकि एडीएच है वो वाटर तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, तो यूरिन डाइल्यूट नहीं होगी। उस टाइम यूरिन कैसी होगी, कंसंट्रेटेड होगी। इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म ऑफ किडनी। कभी क्या हुआ, कभी आप बहुत ओवर हाइड्रेटेड हो, ठीक है, किडनी का काम देखिए, कभी आप बहुत ओवर हाइड्रेटेड हो, पानी बहुत ज़्यादा है आपके ब्लड में हो गया, फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, 300 से कम हो जाएगी। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 से कम हो जाएगी। उस टाइम किसकी ज़रूरत होगी, उस टाइम पानी की ज़रूरत होगी नहीं, उस टाइम साल्ट की ज़रूरत होगी।
तो उस टाइम ADH को बंद कर दिया जाएगा और एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब ADH बंद हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन को DCT से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ADH नहीं जब काम करेगा, क्योंकि पहले ही बहुत पानी है भाई, तो हमें और पानी नहीं चाहिए, तो ADH उस टाइम काम नहीं करेगा। तो उस टाइम जब ADH काम नहीं किया तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं हो पाएगा। तो यूरिन कैसी होती है, डाइल्यूट होती है, उस टाइम यूरिन डाइल्यूट होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म। तो किडनी का काम क्या है, हमने आपको बता दिया। किडनी का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। चलिए, कभी क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं रास के बारे में। रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एल्डोस्टेरॉन, या वी कैन से एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देखिए होता क्या है, कभी आपका GFR अगर कम हो गया, ठीक है, GFR कम हुआ, मतलब देखिए कभी आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। भाई ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होएगा तो GFR तो कम होएगा ना। GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अगर GFR कम होगा तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। अगर GFR कम होगा तो दिस इज सेंस्ड बाय द JG सेल। ये एक JG सेल होती है, मैं अभी JG सेल के बारे में आपको बताऊंगी। GFR में फॉल को कौन सेंस करता है, JG सेल। आइए अब हम यहीं पे JG सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए, हम जैसा नेफ्रॉन देखते हैं, नेफ्रॉन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। नेफ्रॉन एग्जैक्टली ऐसा होता है। देखिए ये है हमारा नेफ्रॉन, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये है हमारा DCT। हमारी DCT इधर होती है, बाउमैन कैप्सूल के पास में। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे होता है। अब देखिए क्या हुआ, जब ये DCT, ये मैंने लिख दिया DCT। अब देखिए ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। एकदम अटेंटिव होके देखिए, DCT की जो इपिथेलियम है, DCT की जो इपिथेलियम है वो एफरेंट आर्टरियोल के कांटेक्ट में रहती है। तो DCT की इपिथेलियम की कुछ सेल्स एफरेंट आर्टरियोल के अंदर डीपली क्या होती हैं, वी कैन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। DCT की इपिथेलियम की कुछ सेल्स एफरेंट आर्टरियोल में डीपली धसी होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। बताइए मैक्यूला डेंसा किसका पार्ट है, DCT का पार्ट। किसका पार्ट, DCT इपिथेलियम का पार्ट है। DCT की क्यूबॉइडल इपिथेलियम की कुछ सेल्स एफरेंट आर्टरियोल के में डीपली धसी होती हैं, उसको हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और एफरेंट आर्टरियोल की वो सेल्स जो DCT मैक्यूला डेंसा के कांटेक्ट में होती हैं, उसको हम JG सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, JG सेल, JG सेल, JG सेल। ध्यान से सुना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और इस पूरे एपरेटस को हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मीजेंजियल सेल, किडनी की फैगोसाइटिक सेल होती है। हालांकि इसका कोई फंक्शन अभी बहुत स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस में मैक्यूला डेंसा हो गया। JG सेल, JG सेल किसका पार्ट है, एफरेंट आर्टरियोल। अगर आपसे कोई पूछे JG सेल किसका पार्ट है, एफरेंट आर्टरियोल। मैक्यूला डेंसा किसका पार्ट है, DCT का। बात समझ में आ चुकी है। देखिए होता क्या है, जैसे ही ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो GFR पहले ऊपर से ही कम आएगा ना। GFR कम आएगा तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेट कम आने जा रहा है। फिल्ट्रेट फाइनली कम होता होता DCT के पास पहुंचेगा। मान लीजिए नॉर्मल GFR में DCT के पास पहुंच रहा था 30 ml फिल्ट्रेट। मेरी बात ध्यान सुनना है,
नॉर्मल प्रोसेस में जब नॉर्मल जीएफआर होता था तो डीसीटी के पास पहुंचता था 30 ml फिल्ट्रेट, लेकिन कभी क्या हुआ कि जब जीएफआर कम होगा तो फिल्ट्रेट भी कम होगा और डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते वो 10 या 20 ml ही रह गया। डीसीटी तुरंत इसको सेंस कर लेगा, अरे वाकई में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है बॉडी के अंदर कि मेरे पास 10 ml आ रहा है, मतलब जीएफआर कम है, मतलब जीएफआर कम है। उसने अपने दोस्त को बताई ये बात। उसका दोस्त कौन है? जेजी सेल, क्योंकि उसी के कांटेक्ट में है, ये उसी के कांटेक्ट में है। इसने बताया देखो मेरे पास 10 ही ml आ रहा है, मतलब बॉडी की ऑस्मोलैरिटी कम है भाई, ठीक है, फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम है, ब्लड की, मतलब वहाँ पे सॉल्ट कम है। तो एक काम करो कि इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, तब ये जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस काम करता है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में डीसीटी की सेल ने अपने दोस्त मतलब जेजी सेल को सिग्नल भेजा कि जीएफआर कम है। तो जेजी सेल ने क्या किया, इसने सिक्रेट किया रेनिन, ये वाला रेनिन सिक्रेट किया। और अब इसने रेनिन एक एंजाइम है, सॉरी हार्मोन है, रेनिन RENNIN एक एंजाइम है, ये हम पढ़ा चुके हैं बच्चों में, ठीक है। इसने एक लीवर की प्रोटीन टेंसिनोजेन, अब तो पता चल गया, ये इनएक्टिव प्रोटीन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये रेनिन ने कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लीवर कन्वर्ट, ये कहाँ से सिक्रेट हुआ था? चलिए इसको छोड़ दीजिए, लीवर कन्वर्टेज एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज जो लंग से रिलीज होता है, इसने इसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट है एड्रिनल ग्लैंड। बहुत ध्यान से समझना है इसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा? ये एल्डोस्टेरॉन क्या कराएगा? इसका टारगेट है डीसीटी। अरे भाई सिंपल है। एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का टारगेट डीसीटी ने क्या एब्जॉर्ब कराया? सोडियम और वाटर, है ना। तो क्या बढ़ गया? ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो जीएफआर बढ़ गया। एक और चीज़, एंजियोटेंसिन इज़ अ पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अगर ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो वैसे भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये पूरी मैकेनिज्म आई होप आप समझ चुके होंगे, है ना। बीपी घटा कैसे कैसे क्या हुआ, हमने आपको जेजीएस सेल के बारे में भी बता दिया है, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जब मैंने आपको बताया था इसको। हाँ, अब एक चीज़ ये है कि कभी अगर बीपी बढ़ जाता है, अगर कभी बीपी बढ़ गया तो देखिए, बीपी बढ़ा भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो एट्रिया होती है, एट्रिया की वॉल पे प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी एट्रिया हार्ट पढ़ाया है मैंने, तो वो एक फैक्टर सिक्रेट करते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये दिस इज़ द इनहिबिटर ऑफ रेनिन। ये किसका इनहिबिटर है? रेनिन का। दिस इज़ द इनहिबिटर ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंड दिस इज द इनहिबिटर ऑफ रास। ठीक है, ओके। ये तीनों को रोक देता है। और दिस इज द पावरफुल वेसोडाइलेटर। क्या है? वेसोडाइलेटर। अच्छा देखिए, ये तीनों रुक गया तो वैसे भी बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल। बढ़ जाएगा मतलब नॉर्मल, घट जाएगा मतलब नॉर्मल। और वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? नॉर्मल। वी कैन से नॉर्मल। तो ये है हार्ट का रेगुलेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन। अब हम लोग एक अगला टर्म पढ़ते हैं, मिक्चुरेशन। क्या पढ़ते हैं? मिक्चुरेशन। बताइए, मिक्चुरेशन का मतलब है एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। अर्ज ऑफ यूरिन को हम लोग मिक्चुरेशन
या हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन को हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं। चलिए एक बात बताइए, क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। एक मैंने बताया था, आप याद रखना, स्ट्रेच रिसेप्टर और एक डेट्रेसर मसल, याद हुआ? या बताया था मैंने शुरू में, इसकी मसल को डेट्रेसर मसल कहते हैं, रिसेप्टर इज़ द स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। तो चलिए देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब कभी आपकी यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाती है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल हुई या फिल्ड हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ये कौन सा सिग्नल भेजेंगे भाई, सेंसरी इंपल्स भेजेंगे। हाइपोथैलेमस वापस से मसल को इंपल्स भेजेगा, कौन सी मसल, डेट्रेसर मसल को कौन सा इंपल्स भेजेगा बताइए, मोटर। तो डेट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया तो यूरेथ्रा रिलैक्स हो जाएगा, यूरेथ्रा रिलैक्स हो गया तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। देखिए यूरिन बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल भेज दिया, हाइपोथैलेमस ने डेट्रेसर मसल को भेजा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट की और यूरेथ्रा रिलैक्स हुआ और ये यूरिन। तो मैच्योरेशन इज़ द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, ठीक है। कभी कभी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उसको हम ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं, ग्लाइकोस यूरिया। कीटोन बॉडी आ रहा है तो उसको कीटोन यूरिया कहते हैं। पस आ रहा है तो उसको पाई यूरिया कहते हैं, ठीक है। और अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो एल्ब्यूम्यूरिया कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हिमैट यूरिया कहते हैं। तो ये सब है, ओके। तो ये सब एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक लास्ट चीज़ है कि आपकी बॉडी में अदर ऑर्गन्स के भी रोल हैं एक्सक्रीशन में। वो क्या क्या हैं, जैसे देखिए लंग्स है, मेरी बात ध्यान सुनना, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, स्किन है, ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में रोल प्ले करते हैं। लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हाँ, एक चीज़ और जान लेना कि जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन का कलर किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका ऑर्डर यूरिनॉइड सब्सटेंस की वजह से होता है। और इसका जो pH है वो 6 के आसपास होता है, एसिडिक pH है। अगर आप फ्रूट ज़्यादा लेते हो तो एसिडिटी बढ़ती है यूरिन की, और अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा लेते हो तो इसकी एसिडिटी घटती जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा 1 to 1.5 लीटर्स है, ये तो आपको पता है। अच्छा GFR कितना था, GFR आपका 125 ml पर मिनट था, तो पर डे के हिसाब से 180 लीटर्स पर डे है, जिसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बचा कितना, यूरिन 1 to 1.5 लीटर्स पर डे बनता है, ये है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि यूरिन में जो यूरिया निकलता है 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अदर ऑर्गन जैसे आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 118 लीटर्स पर डे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमारा क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको लंग्स रिमूव करता है। और इसके बाद क्या है, जो ग्लैंड है, बाइल डक्ट है, ये सब बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, ये सब चीज़ आपको जानना है। स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, NaCl, यूरिया, तो इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स में हमने बस एक चीज़ आपको बता देना है, हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो व्हाट इज़ द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, देखिए जब कभी आपकी बॉडी में यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरीमिया।
क्या कहते हैं, यूरीमिया, मतलब या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उस एबनॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, इसके लिए हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में क्या करना पड़ता है, डायलिसिस में क्या करना पड़ता है, एक डायलाइजिंग मशीन होती है। मान लीजिए पेशेंट, ये क्या है, पेशेंट की कन्वीनियंट आर्टरी से हमने ब्लड निकाला, ठीक है। पूरा ब्लड को प्योर कैसे करते हैं ये हमें समझना है। ब्लड निकाला और इस ब्लड को पहले हम क्या करेंगे, एक पंप में डालेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे मतलब कोल्ड करेंगे इसको, इस ब्लड को हम लोग कोल्ड करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाएंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाएँ। और यहाँ पे हम हिपैरिन डाल देंगे। भाई जानते हो हिपैरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट, ताकि बॉडी से बाहर आने पे ब्लड जमे ना, क्लॉट ना हो। अब इसे हम एक डायलाइजिंग मशीन में लेके जाएंगे। डायलाइजिंग मशीन कुछ ऐसी होती है, इसमें क्या होता है ध्यान से समझना है। जो डायलाइजर यूनिट होता है एक इस तरीके से सेलोफेन ट्यूब की ऐसे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। सेलोफेन ट्यूब का एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है और ये सेलोफेन जो मेम्ब्रेन बनी है ना, ठीक है, ये क्या है, डायलाइजर, इसको हम क्या कहते हैं, डायलाइजर, ठीक है। किसका बना होता है, सेलोफेन का। किसका बना होता है, सेलोफेन। और सेलोफेन एक सेलेक्टिव परमिएबल है। क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब इट इज़ लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही ये बाहर आने जाने देगा। और हमने इस पूरी मशीन के अंदर एक फ्लूइड डाल दिया। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं डायलाइसेट। क्या कहते हैं, डायलाइसेट। इस फ्लूइड का कंपोजिशन जो होता है एग्जैक्टली ब्लड की तरह होता है, पूरा ब्लड का, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। जिस सब्सटेंस को आपको रिमूव करना है या नाइट्रोजनस सब्सटेंस को, केवल इस फ्लूइड में हम नाइट्रोजनस सब्सटेंस नहीं रखेंगे, बाकी इसका पूरा कंपोजिशन ब्लड के जैसा होगा। अब क्या हुआ, आपका ब्लड बह रहा है इस यूनिट के अंदर, आपका ब्लड बह रहा है इस यूनिट के अंदर, सेलोफेन ट्यूब के अंदर, और आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है। डायलाइसेट में नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, नहीं है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा बाहर। डिफ्यूज़न मतलब ये किस पे बेस्ड है, सिंपल डिफ्यूज़न पे। किस पे बेस्ड है, सिंपल डिफ्यूज़न पे। तो ये वेस्ट आ जाएगा बाहर और आपका ब्लड हो गया प्योर। यही तो है ना सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको हमने फिर लाया, वार्मर में डाला। किस में डाला, वार्मर में। एंटी कोआगुलेंट डाला, एंटी हिपैरिन डाल दिया यहाँ पे, हिपैरिन के असर को ख़त्म करने के लिए। फिर इस पेशेंट वेन के द्वारा इस पेशेंट में एंटर करा दिया। ये पूरा का पूरा यही मैकेनिज़्म है आपका डायलिसिस का। तो डायलिसिस में ये आपको पूरा हमने आपको बता दिया। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। फंक्शनिंग किडनी यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मैच कराना होता है, ठीक है। ब्लड मैच कराओगे, MHC मैच कराओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेनल कैल्कुलाई का मतलब है स्टोन आर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट लाइक ऑक्सलेट फाउंड विद इन द किडनी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कभी कभी ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे।